नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो प्यारे प्यारे लड्डुओं? होपफुली बहुत अच्छे होगे, बहुत मस्त मजे में होगे, बहुत सारी मस्ती कर रहे होगे। और मैं चंदन शर्मा आप सभी के साथ अबॉर्शन पार्ट सेकंड के अंदर, है ना, अबॉर्शन पार्ट सेकंड कंटिन्यू करेंगे। अबॉर्शन पार्ट वन कर चुके थे हम लोग, बहुत सारी बातें पढ़ चुके थे अबॉर्शन पार्ट वन में। अबॉर्शन पार्ट टू को आज कंप्लीट करते हैं और जानते हैं बहुत सारी बातें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिएगा ताकि नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, है ना। और इंस्टाग्राम पे चंदन00 अकाउंट को फॉलो कर सकते हो। चलें आगे, करें शुरू। एप्ला सिंड्रोम। बच्चों, एप्ला सिंड्रोम के ऊपर एक तो बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे पिछली क्लास को लेके, है ना। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आए थे, मैंने उनको बता दिया है। कुछ डाउट्स जो बाकी हैं वो मैं अभी समझा दूंगा इस क्लास के अंदर भी आप लोगों को, ठीक है। तो पहले तो एप्ला सिंड्रोम समझना जरूरी है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं जानते कि सर एप्ला सिंड्रोम में होता क्या है। तो बच्चों याद रखना, एप्ला सिंड्रोम के अंदर एंटीबॉडीज बनती है, एंटीबॉडीज बनती है। एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, किसके अगेंस्ट में प्रेजेंट होती है ना, फॉलोइंग फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड्स, है ना। फोस्फोलिपिड्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती है बच्चों, सिंपल सी बात है एप्ला सिंड्रोम में। अब वो कौन कौन सी एंटीबॉडीज बनती है ध्यान से सुन लेना, नाम याद कर लेना। सबसे मोस्ट कॉमन एंटीबॉडीज वो बनती है ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट एंटीबॉडी, ठीक है। ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट एंटीबॉडी ये मोस्ट कॉमन होती है और ये कई बार पूछा जाता है तुम्हारे एग्जाम के अंदर, सर इसके अलावा भी कोई एंटीबॉडीज बनती है क्या? हाँ भाई बिल्कुल बनती है। इसके अलावा एंटी कार्डियोलिपिन, एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी बनती है। और एक और एंटीबॉडी बनती है तीसरे नंबर पे जिसको बोलते हैं बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन एंटीबॉडी, बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन एंटीबॉडी, ठीक है। ये तीन एंटीबॉडीज बनती है एप्ला सिंड्रोम। एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, एंटीबॉडीज अगेंस्ट फॉलोइंग फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड्स जो दूसरे फोस्फोलिपिड्स होते हैं उनके अगेंस्ट में बहुत सारी एंटीबॉडीज बन जाती है, जिसमें मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट एंटीबॉडी होती है। दूसरे नंबर पे एंटी कार्डियोलिपिन है, तीसरे नंबर पे बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज है। ये एंटीबॉडीज बनने लग जाती है और अगर ये फोस्फोलिपिड्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेगी तो ये क्या करेगी, ये सारी की सारी क्या करवाती है, ऑल दीज क्या करवाएगी, जल्दी से बताओ, तुम बताओ दिमाग लगा के। कोजेज क्या करवाती है, सारी की सारी थ्रोम्बोसिस करवाती है, सारी की सारी क्या करवाती है, थ्रोम्बोसिस करवाती है। और अगर थ्रोम्बोसिस की बात करें तो कौन कौन से एरिया में थ्रोम्बोसिस होता है सर? इसके अंदर आर्टीरियल, विनस और प्लेसेंटल, है ना। आर्टरीज, वेन्स और प्लेसेंटा तीनों में थ्रोम्बोसिस हो जाता है। सर हमें आर्टरीज वेन्स से मतलब तो था ही, बट यहाँ पे तो थ्रोम्बोसिस प्लेसेंटा में भी हो गया। और अगर प्लेसेंटा में थ्रोम्बोसिस हुआ तो फीटस को दिक्कत होगी क्या? 100% होगी। प्लेसेंटा में थ्रोम्बोसिस हुआ तो क्या बच्चे के पास ब्लड पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा। और बच्चे के पास ब्लड नहीं पहुंचेगा तो अबॉर्शन होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो क्या समझ आया किस तरीके से एप्ला सिंड्रोम अबॉर्शन करवा रहा है? इन एंटीबॉडीज बनने की वजह से थ्रोम्बोसिस करवा के, थ्रोम्बोसिस होने की वजह से प्लेसेंटा में थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, बच्चे का अबॉर्शन हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, आगे कंटिन्यू करते हैं इसी को थोड़ा सा। अगर प्लेसेंटल प्लेसेंटल थ्रोम्बोसिस हुआ, ध्यान से सुनना लड्डुओं, अगर प्लेसेंटा के अंदर थ्रोम्बोसिस हुआ तो प्लेसेंटल थ्रोम्बोसिस होने की वजह से क्या, कंप्लीट ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी, कंप्लीट कट ऑफ ब्लड सप्लाई, है ना। और ये ब्लड सप्लाई अगर लेस देन 20 वीक्स पर हो गई, 20 हफ्ते से पहले ब्लड सप्लाई कट हो गई पूरी की पूरी, तो इस कंडीशन को आप लोग अबॉर्शन बोल दोगे, है ना। और अगर ये सेम ब्लड सप्लाई 20 हफ्ते के बाद कट ऑफ हुई, 20 हफ्ते के बाद बच्चे के पास ब्लड पहुंचना बंद हो गया, तो बच्चे के अंदर स्टिल बर्थ देखने को मिलेगा। क्या दोनों बातें समझ आ गई क्या? है ना। तो ये कारण होते हैं, इसीलिए बार बार थ्रोम्बोसिस होता है एप्ला सिंड्रोम के अंदर, और बार बार ब्लड पहुंचना बंद हो जाता है प्लेसेंटा के कारण बच्चे तक, और बार बार रिकरेंट अबॉर्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। सर ये तो कंप्लीट ब्लड सप्लाई थी इसलिए अबॉर्शन और स्टिल बर्थ हो गया। सर कई बार थ्रोम्बोसिस थोड़ा बहुत हुआ हो, ज्यादा थ्रोम्बोसिस ना हुआ हो प्लेसेंटा में, तो थोड़ा बहुत ब्लड फीटस तक जा रहा है मान लो, है ना, थोड़ा बहुत ब्लड फीटस तक जा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट कट ऑफ ब्लड सप्लाई, सर पूरा
कट ऑफ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत ब्लड सप्लाई कट ऑफ हुई है, तो इस कंडीशन में थोड़ा बहुत ब्लड बच्चे तक जा रहा है, तो थोड़ा बहुत जाएगा तो बच्चा कैसा रह जाएगा, कमजोर रह जाएगा। तो क्या IUGR भी देखने को मिलेगा, है ना। और इनकम्प्लीट ब्लड कब पहुंचता है, कौन सी ऐसी दिक्कत है, इनकम्प्लीट ब्लड पहुंचता है फीटस तक प्लेसेंटा के थ्रू। बताओ ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पे प्लेसेंटा के थ्रू इनकम्प्लीट ब्लड पहुंचता है बच्चों। PIH, मदर इन PIH पढ़ा हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको जल्दी वीडियो मिल जाएगी PIH की। तो जो PIH होता है, मदर के अंदर PIH होता है, उसके अंदर भी IUGR देखने को मिलता है बच्चों में, क्योंकि पूरा ब्लड प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पाता। अरे पता है कि नहीं पता। चलो ये सारी बातें समझ आ गई, तो थोड़ा सा पता लगा लेते हैं सर डायग्नोसिस कैसे करना है। तो डायग्नोसिस में आपको ज्यादा कुछ नहीं याद रखना, आपको बस ये याद रखना डायग्नोसिस के लिए दो क्राइटेरिया होते हैं जिससे अपने डायग्नोसिस पता लगाते हैं। एक क्राइटेरिया का नाम है मॉडिफाइड स्पैरो क्राइटेरिया, SA, मॉडिफाइड स्पैरो, SAPPORO, स्पैरो क्राइटेरिया, मॉडिफाइड स्पैरो क्राइटेरिया। ठीक है। और दूसरे नंबर पे होता है सिडनी क्राइटेरिया, SYDNEY, सिडनी क्राइटेरिया। ठीक है। दो टाइप के क्राइटेरिया होते हैं जो हमको डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। इन क्राइटेरियाज को ज्यादा डिटेल में पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। इनके अंदर गाइडलाइंस होती है, कुछ गाइडलाइंस दी होती है, अगर वो सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं तो एप्ला सिंड्रोम बोला जाता है। बट उसको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके एग्जाम में कभी पूछा भी नहीं जाता और ना ही मेरे को लगता है कभी पूछा जाएगा। ठीक है। वो क्राइटेरिया क्या है, जैसे 3 से ज्यादा प्रेगनेंसी लॉस हो जाते हैं 10 हफ्ते से पहले, 10 वीक से पहले, तो आप एप्ला सिंड्रोम कंसीडर कर सकते हो। अगर 10 हफ्ते के बाद एक या एक से ज्यादा प्रेगनेंसी लॉस हो गया, तब उसको एप्ला सिंड्रोम कंसीडर कर सकते हो, है ना। एक से ज्यादा अगर प्रीटर्म लेबर देखने को मिलती है 34 वीक से पहले, और प्री एक्लैम्पशिया, IUGR, वस्कुलर थ्रोम्बोसिस, ये सारी की सारी कंडीशंस के अंदर आप लोगों को एप्ला सिंड्रोम देखने को मिलता है। ठीक है। 1 मिनट देखिएगा, बस 1 मिनट, एक छोटा सा काम करके आ रहा हूँ मैं। चलो ठीक है। मॉडिफाइड स्पैरो क्राइटेरिया और सिडनी क्राइटेरिया। ठीक है। क्राइटेरिया आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अपने लोग लैब क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। लैब क्राइटेरिया, है ना, तुम्हारे एग्जाम में बस ये पूछा जा सकता है मॉडिफाइड स्पैरो क्राइटेरिया या सिडनी क्राइटेरिया कहाँ पे यूज होता है, तो आप बता के आ जाना कि सर ये एप्ला सिंड्रोम में यूज होता है, जहाँ पे रिकरेंट अबॉर्शन होता है पेशेंट को, फीमेल को। लैब क्राइटेरिया की बात करें तो लैब क्राइटेरिया के अंदर हम लोग डायरेक्ट एंटीबॉडीज को डिटेक्ट कर सकते हैं, देखी जा सकती है ना डायरेक्ट एंटीबॉडीज। कौन कौन सी एंटीबॉडीज डायरेक्ट देखी जा सकती है, ल्यूपस, एंटीकोएगुलेंट, एंटीबॉडीज। और कौन सी थी, बीटा 2 कार्डियोलिपिन, है ना, बीटा 2 कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज। अगर ये डायरेक्ट प्रेजेंट है, डायरेक्ट हमको ब्लड के अंदर मिल जाती है, तो हम लोग बता सकते हैं, हम लोग पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को एप्ला सिंड्रोम है ना। तो इनको हम डायरेक्टली पता लगा सकते हैं। उसके बाद से डायग्नोसिस पता लगा लिया, क्या मैनेजमेंट करोगे, क्या मैनेजमेंट करना चाहिए इस बीमारी का, मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा, मैनेजमेंट के बिना तो पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं बीमारी का। तो अगर फीमेल नॉन प्रेग्नेंट है, नॉन प्रेग्नेंट को भी हो सकता है ना एप्ला सिंड्रोम, क्योंकि एप्ला सिंड्रोम कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो जाहिर सी बात है नॉन प्रेग्नेंट में भी था ही ये पहले से, है ना। जरूर ऐसा थोड़ी ना कि प्रेगनेंसी के अंदर ही हुआ है, ये पहले से था नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर कंटिन्यू चला आ रहा है, तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बस। नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर मैनेजमेंट होता है बच्चों वारफेरिन, है ना, लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन जिसको आप लोग बोलते हो। तो वारफेरिन एंटीकोएगुलेंट ऑफ चॉइस होती है नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में। बट वहीं अगर प्रेगनेंसी की बात करूं मैं, प्रेग्नेंट फीमेल है, तो प्रेगनेंसी के अंदर तुम्हारा जो ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी वो लो डोज एस्प्रिन होती है। क्या बातें समझ आ गई। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन आप लोगों को याद रखने हैं। कि पेशेंट अगर नॉन प्रेग्नेंट है तो वारफेरिन इसका ट्रीटमेंट होता है, पेशेंट अगर प्रेग्नेंट है तो लो डोज एस्प्रिन। कुछ भी ज्यादा नहीं बताया, थोड़ा सा बताया एप्ला सिंड्रोम। एप्ला सिंड्रोम कई बच्चे पूछ रहे थे मुझसे सर ये एप्ला सिंड्रोम होता क्या है, तो इसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, फोस्फोलिपिड्स के लिए एंटीबॉडीज बन जाती है। कौन कौन सी एंटीबॉडीज बनती है, 3 टाइप की, ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट एंटीबॉडी जो मोस्ट कॉमन होती है, एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज। ये सारी की सारी थ्रोम्बोसिस कराती है आर्टरीज, वेन्स और प्लेसेंटा के अंदर। प्लेसेंटल थ्रोम्बोसिस की अगर बात करूँ तो प्लेसेंटल थ्रोम्बोसिस का मतलब है कंप्लीटली कट ऑफ हो जाएगी ब्लड सप्लाई,
है ना, कंप्लीट कट ऑफ ब्लड सप्लाई। अगर ये काम ब्लड सप्लाई 20 हफ्ते से पहले बंद हो जाती है तो अबॉर्शन कहलाता है। 20 हफ्ते के बाद अगर आप ब्लड सप्लाई को बंद कर दोगे तो अबॉर्शन हो गया तो स्टिल बर्थ कहलाएगा। बट अगर कई बार थोड़ा बहुत थ्रोम्बोसिस होता है तो ब्लड जा रहा होता है बच्चे तक, तो उस कारण बच्चे का ग्रोथ नहीं हो पाता, उसको IUGR बोलते हैं। और ऐसी कंडीशन PIH में भी देखने को मिलती है। डायग्नोसिस करने के लिए दो क्राइटेरियाज है हमारे पास, एक तो है मॉडिफाइड स्पैरो क्राइटेरिया, एक सिडनी क्राइटेरिया। लैब क्राइटेरिया की बात करें तो लैब में डायरेक्टली हम एंटीबॉडीज डिटेक्ट कर सकते हैं। मैनेजमेंट की बात करें, नॉन प्रेग्नेंट में वारफेरिन, प्रेगनेंसी के अंदर लो डोज एस्पिरिन। इसके बाद अपने एप्ला सिंड्रोम पढ़ लिया। एप्ला सिंड्रोम के बाद अपने बात कर लेते हैं यूट्राइन एनोमलीज, है ना। यूट्राइन एनोमलीज की बात करते हैं। यूट्राइन एनोमलीज बच्चों दो टाइप की होती है कि सर या तो ये कंजेनाइटल हो सकती है ना, या फिर ये एक्वायर्ड हो सकती है। दो टाइप की यूट्राइन एनोमलीज हो सकती है कि सर या तो ये कंजेनाइटल हो सकती है या फिर ये एक्वायर्ड हो सकती है। कंजेनाइटल की मैं बात करूं तो कंजेनाइटल तो आप सभी को पता है, कंजेनाइटल एनोमलीज का कारण क्या रहेगा, मुलेरियन मालफॉर्मेशन। मुलेरियन मालफॉर्मेशन, ठीक है। कंजेनाइटल क्या है, मुलेरियन मालफॉर्मेशन, ठीक है। मुलेरियन मालफॉर्मेशन या फिर यूट्राइन कंजेनाइटल यूट्राइन एनोमलीज जो होती है वो सारी की सारी मुलेरियन मालफॉर्मेशन की वजह से होती है। मुलेरियन डक्ट ही तो बनाती है सारे के सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, पता है ना आप लोगों को, काफी सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मुलेरियन डक्ट बनाती है। और अगर मुलेरियन डक्ट के अंदर माल फॉर्मेशन हो जाए, मुलेरियन माल फॉर्मेशन, तो कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज आएगी यूट्रस के अंदर, जाहिर सी बात है। तो तुमसे कई बार पूछा जाता है कि मुलेरियन मालफॉर्मेशन के अंदर मोस्ट कॉमन कारण कौन सा होता है, कंजेनाइटल या फिर यूट्राइन एबनॉर्मेलिटी का। तो दो टाइप के यूट्रस दिए जाते हैं, एक तो होता है सेप्टेट सेप्टेट यूट्रस, और एक दिया जाता है तुम्हें बाइकोर्नुएट यूट्रस। तो याद रखना इन दोनों में से ज्यादा कॉमन, ज्यादा चांसेस यूट्राइन एबनॉर्मेलिटीज कौन करवाता है, ज्यादा बार रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कौन सी यूट्रस करवाती है, तो सेप्टेट यूट्रस ज्यादा चांसेस होते हैं, मोस्ट कॉमन होती है, जिसके अंदर बार बार प्रेगनेंसी लॉस होता है। फिर अपने एक्वायर्ड कोज की बात कर लेते हैं बच्चों। एक्वायर्ड कोज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, है ना, जो कि अभी आपको मैं बताऊंगा सर्वाइकल इनकम्पिटेंस क्या होता है। देन सब म्यूकोसा, या फिर सिंपल सी बात लिख लो फिब्रोइड्स। ये सारे एक्वायर्ड केस है। पोलिप्स का बन जाना, पोलिप्स का बन जाना, ये सारी बीमारियां आप लोग गायनेकोलॉजी में पढ़ोगे। एशरमान सिंड्रोम, ASHERMAN, एशरमान सिंड्रोम, ठीक है। ये एक्वायर्ड कोज हैं सारे के सारे। तो यूट्राइन एनोमलीज के दो कारण हो सकते हैं, या तो वो कंजेनाइटल है या एक्वायर्ड है। कंजेनाइटल है तो मुलेरियन माल फॉर्मेशन, सर मुलेरियन माल फॉर्मेशन में भी सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन दिक्कत सेप्टेट यूट्रस के अंदर देखने को मिलती है। इसी यूट्रस में बार बार पेशेंट को रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस होता है। एक्वायर्ड कोज में सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, फिब्रोइड्स, पोलिप, एशरमान सिंड्रोम, ठीक है। बट अगर तुमसे ओवरऑल कारण पूछा जाए, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन बना दिया जाए कि सीधा सीधा बस ये बता दो मोस्ट कॉमन यूट्राइन यूट्राइन कोज ऑफ यूट्राइन कोज या यूट्राइन एनोमली, या फिर यूट्राइन मोस्ट कॉमन यूट्राइन एनोमली एनोमली मोस्ट कॉमन यूट्राइन एनोमली केजिंग कोजिंग रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, कि ऐसी कौन सी यूट्राइन एनोमली है मोस्ट कॉमन जो बार बार रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस करवाती है। अब इसके अंदर इसने मेंशन नहीं किया कि कंजेनाइटल बताना है या एक्वायर्ड बताना है ना। जब इसने मेंशन नहीं किया कि कंजेनाइटल कोज बताओ या एक्वायर्ड कोज बताओ, तब आपसे ओवरऑल इसका आंसर मांगा गया है कि ओवरऑल मोस्ट कॉमन कोज क्या है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का। तो बच्चों आंख बंद करके क्या आंसर बता के आओगे, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। क्या आंसर है, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। बट अगर क्वेश्चन बदल देता एग्जामिनर यहाँ पे और वो पूछता मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल यूट्राइन एनोमली कोजिंग रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, अगर वो ये क्वेश्चन पूछता कि मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल यूट्राइन एनोमली जो कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस करवाएगा, मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल यूट्राइन एनोमली जो कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस करवा सकता है, वो कौन सा होगा, वो कौन सा है बताओ, है ना। कंजेनाइटल यूट्राइन एनोमली पूछ ली इसने बच्चों, तो यहाँ पे आंसर आप लोगों का क्या जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर जाएगा मुलेरियन मुलेरियन माल फॉर्मेशन। और अगर मुलेरियन माल फॉर्मेशन में भी पूछा जाए तो कौन सा यूट्रस, सेप्टेट यूट्रस, ठीक है। सेप्टेट यूट्रस, बाइकॉर्नुएट यूट्रस क्या होते हैं, सब गायनी के पार्ट है, गायनी में पढ़ेंगे बहुत डिटेल के अंदर, ठीक है।
एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है अबॉर्शन का। सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, है ना। सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर बार बार रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में बार बार अगर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है तो आंसर जाता है सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। बात समझ आ गई, है ना। सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर अगर बार बार रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है तो आंसर जाएगा सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। तो मेरी बात समझ जाओगे, गलती तो नहीं करके आओगे। चलो इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखते हैं, एक और इंपॉर्टेंट चीज हमें याद करनी है यहाँ पे। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा स्क्रीन मिररिंग का इशू आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है इन्हें पंगे लिए हैं लगता है हमारे सेटअप से। कौन ले सकता है पंगे, जरा बताइए, एक बार चेक कर लिया जाए जरा। चलो ठीक है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर मोस्ट कॉमन कारण रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का क्या है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का। 2 मिनट रुकिएगा, ऐसी प्रॉब्लम कई बार आ जाती है ना, मेरी क्लास में ज़्यादा आती है ये प्रॉब्लम, पता नहीं क्या दिक्कत है। नज़र लगा देते हो तुम लोग, हैं क्यों नज़र लगाते हो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट कि सर सेकेंड ट्राइमेस्टर में मोस्ट कॉमन कारण रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का सर्वाइकल इनकम्पिटेंस होता है। अगर तुमसे कोई सवाल पूछे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, पहले ट्राइमेस्टर के अंदर मोस्ट कॉमन कारण क्या है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का, तो आंसर क्या बता के आओगे, सेप्टेट यूट्रस। कितने सारे क्वेश्चन बता दिए मैंने तुम्हें, इसके अंदर 5 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं, 4 सिंगल लाइनर क्वेश्चन है ये। कि अगर तुमसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ मोस्ट कॉमन यूट्राइन एनोमली क्या है जो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस करवाती है, तो आंसर आंख बंद करके क्या करके आओगे, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। बट अगर वो कहे मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल यूट्राइन एनोमली कौन सी है जो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस करवाती है, तो मुलेरियन माल फॉर्मेशन, जिसका आंसर जिसमें भी सेप्टेट यूट्रस मोस्ट कॉमन है। फिर सेकंड ट्राइमेस्टर में मोस्ट कॉमन कारण क्या है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर मोस्ट कॉमन कोज क्या है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का, सेप्टेट यूट्रस। क्या मेरी बात यहां तक समझ आ गई। अगर यहां तक बातें समझ आ गई तो फटाफट से बताओ क्या इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, है अगला टॉपिक, अगला पॉइंट इसी के अंदर सर, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या रहने वाली है। आईओसी का मतलब है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, कि सर क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस रहेगी यहाँ पे, क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस रहने वाली है यहाँ पे, कौन सी इन्वेस्टिगेशन करी जाए यहाँ पे जिसके कारण हमें पता लग जाए कि जो यूट्राइन एनोमली है वो प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर वो कौन सी है ना, यूट्राइन एनोमली प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर कौन सी है। जल्दी से 2 मिनट रुकना, एक बार बता देता हूँ मैं आप लोगों को। चलो फटाफट देखो, इन्वेस्टिगेशन ऑफ यूट्राइन एनोमली, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर यूट्राइन एनोमली। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर यूट्राइन एनोमली कौन सी होगी प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर, इन प्रेग्नेंट फीमेल। बताओ जल्दी से सोचो और बताओ। वही सेम टू सेम जो हर बार बताता हूँ, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राम। जो ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है यूट्राइन एनोमली प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर, जो कि आपको याद रखनी है, गलती नहीं करके आनी किसी भी कंडीशन के अंदर, ठीक है। बट कई बार पूछ लिया जाता है कि सर इन्वेस्टिगेशन फॉर यूट्राइन एनोमली इन नॉन प्रेग्नेंट फीमेल, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर इन्वेस्टिगेशन क्या होती है यूट्राइन एनोमली की, तो वो भी लिख लो फटाफट। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर यूट्राइन एनोमली, एनोमली इन नॉन प्रेग्नेंट फीमेल, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल, है ना। नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर क्या इन्वेस्टिगेशन करवानी है, क्या लगता है बताओ क्या इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी, क्या बोलते हैं, सेलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी, ठीक है, याद हो जाएगा ये। चलो
सिंपल सिंपल सी बातें बता दी, सारे क्वेश्चंस बता दिए, वन लाइनर बता दिए क्या क्या आ सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जा सकता यूट्राइन एनोमलीज के ऊपर, है ना। 3D अल्ट्रासाउंड भी करवाया जा सकता है ना। तो ये भी लिख लेना बच्चों, 3D अल्ट्रासाउंड जो होता है ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है फॉर मुलेरियन मालफॉर्मेशन, मुलेरियन मालफॉर्मेशन। ठीक है, मुलेरियन मालफॉर्मेशन के लिए 3D अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं हम, है ना, मुलेरियन मालफॉर्मेशन के लिए, बट ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर है, प्रेगनेंसी के अंदर हम लोग नहीं करवाते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी के अंदर हम लोग नहीं करवाते हैं, प्रेगनेंसी में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमेशा ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड ही रहेगी, नॉन प्रेगनेंसी में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी रहेगी। बट अगर कोई सीधा सीधा पूछे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर मुलेरियन मालफॉर्मेशन और उसमें अगर ऑप्शन में 3D अल्ट्रासाउंड दिया हुआ है तो आप आंसर क्या करके आओगे, 3D अल्ट्रासाउंड। अगर कोई कहे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर मुलेरियन मालफॉर्मेशन इन प्रेग्नेंट फीमेल तो आंसर क्या जाएगा, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राम। समझ आ रही है बातें कैसे क्वेश्चन को पकड़ना है। और अगर ये तो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, कोई तुमसे पूछता है गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन फॉर मुलेरियन मालफॉर्मेशन, मुलेरियन मालफॉर्मेशन, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन मुलेरियन मालफॉर्मेशन के लिए कौन सी होती है लड्डुओं, जरा बताना मुझे। MRI, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, MRI इज द गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर मुलेरियन मालफॉर्मेशन। दो बातें बताई, सीधा सीधा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर मुलेरियन मालफॉर्मेशन नॉर्मल पेशेंट्स के अंदर 3D अल्ट्रासाउंड। अगर पूछा जाए गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर मुलेरियन मालफॉर्मेशन तो आंसर आएगा MRI। कर लोगे, यहाँ पर मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत आनी चाहिए, यहाँ तक सिंपल सिंपल सी बातें थी, सारे क्वेश्चंस बता दिए तुम्हें, सारे वन लाइनर बता दिए तुम्हें। यहाँ पे अभी भी अगर गलती करके आओ तो फोड़ दिए जाओगे, भयंकर फोड़ दिए जाओगे, सच्ची बता रहा हूँ, है ना। कोई लाज नहीं रखी जाएगी, कोई लिहाज नहीं किया जाएगा। सिंपल सिंपल सी बातें बताई, कंजनाइटल और एक्वायर्ड, कंजनाइटल मुलेरियन मालफॉर्मेशन, एक्वायर्ड के कोर्स तुम्हारे सामने है। फिर ये वन लाइनर पूछे जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछी जाती है, 3D अल्ट्रासाउंड, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन, सारी बातें समझ में आ गई। अब अपने थोड़ी सी बात करते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। कई बार सुन चुके हैं इसका नाम सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, तो सर क्या भला है, क्या होता है, क्यों दिक्कत आ रही है सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। तो जो सर्वाइकल इनकम्पिटेंस क्या नाम से समझ आ रहा है तुम्हें, सर्विक्स जो है वो कैपेबल नहीं है इतनी कि वो बच्चे को रोक पाए अंदर, वो यूट्रस के अंदर बच्चे को रोक ही नहीं पा रही। सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, कम्पिटेंस मतलब कम्पीट नहीं कर पा रही, लड़ ही नहीं पा रही उससे, बच्चे के यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो रहा है, बच्चे को रोक नहीं पा रही अंदर, थोड़ा सा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस या फिर पहले ट्राइमेस्टर में या सेकंड ट्राइमेस्टर में बच्चा बाहर आ जा रहा है, सर्विक्स बंद ही नहीं हो पा रही है, कंपिटेंट नहीं है सर्विक्स बच्चे को रखने के लिए अंदर, नाम से ही बीमारी समझ आ गई सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। जरा थोड़ा आगे बढ़ा जाए, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस हेडिंग डाली जाए फटाफट, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस पढ़ते हैं फटाफट अब, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, है ना। देखो जरा क्या बोला जा रहा है सर्वाइकल इनकम्पिटेंस के अंदर, इसे सर्वाइकल इनकम्पिटेंस के अंदर हमेशा मिड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर प्रेगनेंसी लॉस होगा सर्वाइकल इनकम्पिटेंस के, है ना। सर्वाइकल इनकम्पिटेंस में हमेशा मिड ट्राइमेस्टर के अंदर प्रेगनेंसी लॉस होता है। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आप लोगों को, के अलावा उसके अलावा अगर कोई पूछे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन हो सकता है क्या सर्वाइकल इनकम्पिटेंस की वजह से, बच्चों फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कभी भी अबॉर्शन नहीं हो सकता सर्वाइकल इनकम्पिटेंस की, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। चलो जरा देख लेते हैं क्या क्या बातें बताई मैंने आपको, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस क्या करवाता है, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस कोज मिड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस, प्रेगनेंसी लॉस। ठीक है, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस मिड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस कराता है, स्पेशली सेकंड ट्राइमेस्टर के, है ना, स्पेशली सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर सर्वाइकल इनकम्पिटेंस कोज मिड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस, स्पेशली सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर प्रेगनेंसी लॉस करवाएगा। और एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिख लेना, नेवर फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कभी भी सर्वाइकल इनकम्पिटेंस अबॉर्शन नहीं कराता। तभी तो मैंने क्या लिखा है, तभी तो मैंने क्या लिखा है, पहले अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या पढ़ाया था, ये देखो यहाँ पे सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर मोस्ट कॉमन कारण रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का सर्वाइकल इनकम्पिटेंस होता है। इसीलिए तो लिखा मैंने सेकंड ट्राइमेस्टर में मोस्ट कॉमन कोज रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का सर्वाइकल इनकम्पिटेंस होता है, क्योंकि सर्वाइकल इनकम्पिटेंस हमेशा सेकंड ट्राइमेस्टर में ही प्रेगनेंसी लॉस करवाता है, पहले ट्राइमेस्टर में कभी भी प्रेगनेंसी लॉस नहीं होती सर्वाइकल इनकम्पिटेंस के अंदर। ठीक है,
चलो सर हिस्ट्री क्या रहती है? प्रेगनेंसी मतलब सर्वाइकल इनकम्पिटेंस का पेशेंट तुम्हारे पास आ रहा है बार-बार रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस की कंप्लेन लेके, तो क्या कंप्लेन क्या करेगा वो? तो हिस्ट्री कुछ इस तरीके की रहती है, ध्यान से देखना बच्चों, हिस्ट्री बेस्ड डायग्नोसिस। हिस्ट्री बेस्ड डायग्नोसिस क्या हिस्ट्री रहती है? ऑफ सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, है ना? हिस्ट्री बेस्ड डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, तो इसका हिस्ट्री क्या रहती है सर्वाइकल इनकम्पिटेंस की? तो ध्यान से देखना, मोर देन इक्वल टू 2 पेनलेस सेकंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है मैंने कि पेशेंट आता है कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लगा, मुझे किसी भी टाइप का दर्द नहीं हुआ और लगातार 2 से ज़्यादा बार प्रेगनेंसी लॉस, 2 या 2 से ज़्यादा बार प्रेगनेंसी लॉस हो चुकी है और जो भी प्रेगनेंसी लॉस होती है वो हमेशा सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर हो रही है। अगर ऐसी कंप्लेन लेके पेशेंट आ रहा है तो समझ जाना कहीं न कहीं सर्विक्स में प्रॉब्लम है, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस है पेशेंट को, तभी ऐसे प्रॉब्लम, ऐसी कंप्लेन के साथ पेशेंट तुम्हारे पास आएगा ओपीडी के अंदर। हिस्ट्री कैसी है? हिस्ट्री ऐसी है कि वही 2 या 2 से ज़्यादा बार बिल्कुल दर्द नहीं हुआ और सेकंड ट्राइमेस्टर में अचानक से प्रेगनेंसी लॉस हो गई। कंडीशन को हम सर्वाइकल इनकम्पिटेंस बोलते हैं। लड्डू समझ आई क्या बात? चलो और थोड़ा-सा बात कर लेते हैं सर्वाइकल इनकम्पिटेंस के बारे में कि सर डेफिनिशन क्या है सर्वाइकल इनकम्पिटेंस की? तो याद से देखना, स्पॉन्टेनियस, है ना? स्पॉन्टेनियस अचानक से डायलेशन हो जाना सर्विक्स का, स्पॉन्टेनियस डायलेशन ऑफ सर्विक्स, है ना? एकदम से सर्विक्स डायलेट हो जाती है और ये जो सर्विक्स डायलेट हुई है ये विच इज़ पेनलेस, बिल्कुल पेनलेस होती है, दर्द ही नहीं होता है इस सर्विक्स को डायलेट होती है जब जिस टाइम पे। अचानक से सर्विक्स का डायलेट हो जाना, बिल्कुल पेनलेस होती है और जैसे ही सर्विक्स डायलेट होगी क्या जो अंदर का सामान है वो बाहर आ जाएगा? बिल्कुल, जो अंदर फीटस है, जो कंसेप्टस है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, वो बिल्कुल बाहर आ जाएगा, स्पॉन्टेनियसली बाहर आ जाएगा। लिख लेना, एक्सपल्सन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन स्पॉन्टेनियसली, Spontaneously, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि सर हुआ क्या कि सर एकदम से सर्विक्स डायलेट हो जाती है और बिल्कुल दर्द नहीं होता। अगर सर्विक्स डायलेट हो गई मिड सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर, तो जो भी अंदर प्रोडक्ट था, कंसेप्शन का जो भी प्रोडक्ट था, जो भी बच्चा बना हुआ था, फीटस बना हुआ था, वो एकदम से बाहर निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा यूट्रस के और अबॉर्शन हो जाएगा। इसको हम लोग स्पॉन्टेनियस डायलेशन ऑफ सर्विक्स बोलते हैं, व्हिच इज पेनलेस एक्सपल्सन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, बाहर निकल के आ जाएगा बच्चे का प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। और याद रखना कि सर अगर मान लो 15th वीक पर पहली प्रेगनेंसी लॉस हुई है, अगर सर्वाइकल इनकम्पिटेंस है किसी पेशेंट को, 15 हफ्ते पे पहली प्रेगनेंसी लॉस हुई है, तो अगर अगली प्रेगनेंसी लॉस दोबारा से अगले साल या 2 साल बाद दोबारा प्रेगनेंसी लॉस होती है, तो वो कभी भी 16 या 17 हफ्ते पे नहीं होगी, वो या तो 15 हफ्ते पर ही होगी या 15 हफ्ते से पहले होगी। कहने का मतलब सर्वाइकल इनकम्पिटेंस के पेशेंट में हर साल अबॉर्शन जो हो रहा है, जो बच्चा बाहर निकल जाता है अचानक से, वो टाइम पीरियड कम होता जाता है, बढ़ता कभी भी नहीं है। पहली बार अगर 15 हफ्ते में प्रेगनेंसी लॉस हुआ है, बच्चा बाहर आ गया, तो अगली बार 14 वीक्स पे बच्चा बाहर आ जाएगा या 13 वीक्स पे बच्चा बाहर आ जाएगा, उसकी अगली बार और कम होता है। हमेशा सब्सीक्वेंट प्रेगनेंसीज में टाइम कम होता चला जाएगा, कभी भी बढ़ेगा नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है सर्वाइकल इनकम्पिटेंस की, ये याद रखनी है। ठीक है? चलो, ये सारी की सारी बातें याद रखनी है। अब अपने बात कर लेते हैं कि सर क्या कारण रहने वाला है, रिस्क फैक्टर क्या रहने वाले हैं यहाँ पे? रिस्क फैक्टर क्या रहने वाले हैं? रिस्क फैक्टर क्या-क्या कारण हो सकते हैं सर्वाइकल इनकम्पिटेंस के? तो रिस्क फैक्टर पढ़ लेते हैं ज़रा हम, रिस्क फैक्टर में क्या-क्या है। तो रिस्क फैक्टर के अंदर कोई पास्ट पास्ट हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री ऑफ सर्जरी, है ना? कोई पेशेंट ने सर्जरी करवाई है, यूट्रस की, सर्विक्स की सर्जरी करवाई है, ठीक है? कोई एम्पुटेशन कराया है, फोर्थ गिल सर्जरी करवाई है, वेजाइनल प्रोलैप्स की हिस्ट्री है, ठीक है? कोई सर्वाइकल ट्रॉमा है, सर्वाइकल ट्रॉमा है ना? सर्वाइकल ट्रॉमा की हिस्ट्री है पेशेंट को, कोई कंजेनाइटल एब्नॉर्मैलिटी है जो बहुत ही रेयर देखने को मिलती है। ज़्यादातर सर्वाइकल इनकम्पिटेंस एक्वायर्ड कॉज़ की वजह से होती है, गिर गई थी फीमेल, सर्विक्स में चोट लग गई, यूट्रस में चोट लग गई, कोई सर्जरी करवाई थी पहले, ये सारे के सारे कारण रहते हैं यहाँ। डायग्नोसिस कैसे बनेगा वो मैंने आपको बता ही दिया है। डायग्नोसिस पेशेंट की हिस्ट्री से बनेगा। पेशेंट जो है वो मोर देन 2 टाइम्स अगर उसका पेनलेस अबॉर्शन हुआ है मिड सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर, इस कंडीशन से हम लोग डायग्नोसिस बना सकते हैं, है ना? जैसे-जैसे सर्विक्स की उसके अलावा हम सर्विक्स की लेंथ को चेक कर सकते हैं। जैसे सर्विक्स डायलेट होती है, सर्विक्स की लेंथ कम होती चली जाती है। तो चलो फटाफट से डायग्नोसिस बना लेते हैं। डायग्नोसिस में क्या रहेगा सर्वाइकल जो डायग्नोसिस रहेगा सर्वाइकल इनकम्पिटेंस का वो देख लो फटाफट।
डायग्नोसिस कैसे बनाएं कि पेशेंट को सर्वाइकल इनकम्पिटेंस है? तो डायग्नोसिस बनाने के लिए अपने सर्वाइकल सर्वाइकल लेंथ चेक कर सकते हैं। अगर सर्वाइकल लेंथ लेस देन 2.5 सेंटीमीटर मिले, है ना, अगर सर्वाइकल लेंथ कितनी मिल रही है 2.5 सेंटीमीटर या उससे कम मिल रही है विद, ध्यान से देखना, कम मिल रही है विद 1 सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन, ठीक है, कि सर सर्वाइकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर से कम मिल रही है उसके जितनी मिल रही है और सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर अगर अबॉर्शन हुआ है, अगर सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर कोई अबॉर्शन हुआ है एक बार भी अगर अबॉर्शन हुआ है और सेकंड प्रेगनेंसी के अंदर अगर सर्वाइकल लेंथ फिर से कम देखने को मिल रही होगी, सर्विक्स डायलेट मिलती है, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस में सर्विक्स डायलेट रहेगी, सर्विक्स डायलेट रहेगी तो सर्वाइकल लेंथ कम होगी और सर्वाइकल लेंथ कम होगी और एक अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन हुआ है पहले, तो समझ जाना ये कहीं ना कहीं सर्वाइकल इनकम्पिटेंस का ही मामला है। उसके बाद अगर कोई पूछे तुमसे नॉर्मल सर्विक्स लेंथ क्या होती है, तो नॉर्मल सर्वाइकल लेंथ याद रख लेना बच्चों 4 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो नॉर्मल सर्वाइकल लेंथ भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो इफ सर्वाइकल लेंथ इज लेस देन इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर और एक बार अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन की हिस्ट्री है तो समझ जाना सर्वाइकल इनकम्पिटेंस है। दूसरा नंबर पे डायग्नोसिस बनाने के लिए हम डायामीटर चेक कर सकते हैं। डायामीटर किसका चेक करेंगे, इंटरनल का या एक्सटर्नल ओस का? इंटरनल ओस का डायामीटर चेक करेंगे और अगर इंटरनल ओस का डायामीटर बढ़ा हुआ आएगा या कम आएगा, बच्चों जाहिर सी बात है सर्विक्स डायलेट है तो डायामीटर बढ़ा हुआ आएगा और अगर ये मोर देन इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है तो समझ जाना सर्वाइकल इनकम्पिटेंस है। दूसरा पैरामीटर समझ आ गया कैसे डायग्नोसिस बनाएंगे, पहला सर्वाइकल लेंथ चेक करेंगे, दूसरा हम लोग डायमीटर चेक करेंगे इंटरनल ओस का, तीसरा हम लोग शेप, नॉर्मल शेप क्या होती है, नॉर्मल शेप ऑफ सर्विक्स क्या होती है, नॉर्मल शेप ऑफ सर्विक्स जल्दी से बताओ, नॉर्मल शेप ऑफ सर्विक्स क्या होती है? कई बार तुमने पढ़ी होगी, अगर आप ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करवाओगे तो नॉर्मल शेप ऑफ सर्विक्स इन ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड, नॉर्मल शेप ऑफ सर्विक्स बच्चों टी शेप होती है, टी शेप होती है, ठीक है, टी शेप की सर्विक्स होती है। अगर आप ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड पे देखोगे नॉर्मल शेप सर्विक्स की तो टी शेप की सर्विक्स होती है, ठीक है। जैसे जैसे सर्विक्स छोटी होती जाती है पहले वो वाई शेप की होती है, देन वी शेप की होती है, देन यू शेप में बदल जाती है। इसके आगे लिखना एज सर्विक्स शॉर्टेंड, जैसे जैसे सर्विक्स छोटी होती जाती है वो चेंज हो जाती है, शेप चेंज होती चली जाती है, शेप चेंजेस फ्रॉम, पहले क्या बनेगा, पहले शेप बनती है वाई, वाई के बाद कौन सी शेप बनेगी, वाई वाई, देन वाई के बाद बनती है बच्चों वी, देन बनती है यू, लास्ट के अंदर यू शेप बनती है। तो कैसे शेप चेंज होती रहती है, नॉर्मल शेप टी होती है, टी के बाद कौन सी शेप बनेगी, नॉर्मल शेप है, टी के बाद वाई बनेगी, फिर कौन सी शेप बनेगी, वी बनेगी, फिर कौन सी शेप बनेगी, यू, इस तरीके से शेप चेंज होती चली जाती है सर्विक्स की जैसे जैसे सर्विक्स डायलेट होती जाती है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको लेबर में भी काम आएगी बाद में कि सर्विक्स कैसे कैसे शेप चेंज करती है, अपनी नॉर्मल शेप क्या होती है, सर्विक्स की टी होती है, और जैसे जैसे सर्विक्स डायलेट होती चली जाती है वैसे वैसे उसकी शेप बदलती चली जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपको पता लगाना है, जो आप अल्ट्रासाउंड के अंदर देख के सारे पैरामीटर्स पता लगा सकते हो। अगर ये पैरामीटर्स आप लोगों को मिल रहे हैं तो समझ जाना पेशेंट को सर्वाइकल इनकम्पिटेंस है। ऐसे इस तरीके की शेप होती है, देखो इस तरीके की, ये तुम्हारी सर्विक्स की टी शेप होती है, टी शेप होती है, के ऊपर है इंटरनल ओस और नीचे ये टी शेप है, टी शेप है ना। जैसे जैसे सर्विक्स डायलेट होती है वैसे वैसे सर्विक्स कुछ इस तरीके की हो जाती है, ठीक है, जैसे जैसे सर्विक्स डायलेट होती जाएगी वैसे वैसे कुछ इस शेप की हो जाती है वो, ठीक है, इसको वाई शेप बोलते हैं, अपने डायलेटेड सर्विक्स है वाई शेप की है, ठीक है। चलो ये बातें समझ आ गई अच्छे से किस तरीके से डायग्नोसिस बनाना है सर्वाइकल इनकम्पिटेंस का। पहले सर्वाइकल लेंथ चेक कर लो, हिस्ट्री तो है ही, हिस्ट्री तो लेनी लेनी है पेशेंट की, उसके बाद सर्वाइकल लेंथ चेक कर लो, डायमीटर चेक कर लो इंटरनल उसका, देन शेप ऑफ सर्विक्स चेक कर लो, देन सर्विक्स जैसे छोटी होती जाएगी शेप बदलती जाएगी। अगर सर्विक्स की शेप आपको वाई वी या यू में से मिल रही है इसका मतलब सर्विक्स डायलेट है, तो सर्विक्स डायलेट है मतलब इंटरनल सर्वाइकल इनकम्पिटेंस की प्रॉब्लम है। तो सबसे मेन चीज हिस्ट्री है, हिस्ट्री के बाद इन सारी चीजों की तरफ बढ़ना है। अगर हिस्ट्री से आपको सस्पेक्ट होता है सर्वाइकल इनकम्पिटेंस है, पेशेंट हिस्ट्री दे रहा है कि मेरा 2 बार प्रेगनेंसी या 2 से ज्यादा बार प्रेगनेंसी लॉस हो चुका है और दोनों की दोनों सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर हुआ था और पहला 15 हफ्ते पे हुआ था, दूसरा 13 हफ्ते पे ही हो गया, सर ये टाइम पीरियड भी कम हो गया, पहले तो फिर भी 15 हफ्ते तक प्रेगनेंसी रही थी, इस बार 13 वीक्स में ही हो गई, समझ जाना पेशेंट सर्वाइकल इनकम्पिटेंस की बात कर रहा है। समझ जाओगे लड्डुओं, मेरे हिसाब से समझ जाओगे, इससे ज्यादा डिटेल में तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है।
सर क्या सर्वाइकल इनकम्पिटेंस सिर्फ प्रेग्नेंट फीमेल में ही जान सकते हैं क्या? नहीं बच्चों, सर्वाइकल इनकम्पिटेंट हम नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में भी जान सकते हैं, क्योंकि सर्वाइकल इनकम्पिटेंस है तो वो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में भी तो होगा ही ना। पहले से बीमारी आ रही है, ऐसा तो नहीं है कि प्रेगनेंसी के अंदर ही पेशेंट को ऐसा हुआ है। पहले से बीमारी आ रही है, पहले से बीमारी थी, वो पहले से एक्वायर्ड कोज है या कंजेनाइटल कोज है, पहले से है जो भी है। सर्वाइकल इनकम्पिटेंस ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी के दौरान हुई है बीमारी, कोई टोर्च इन्फेक्शन नहीं है जो प्रेगनेंसी के दौरान हुआ है, पहले से था। तो ध्यान से देखना कि सर अगर हम लोग बात करें डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल इनकम्पिटेंस इन ए नॉन प्रेग्नेंट फीमेल, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में कैसे डायग्नोसिस बनाओगे? तो बच्चों याद रखना, हम एक डायलेटर यूज करते हैं जिसको हैगार डायलेटर बोलते हैं, है ना। हैगार डायलेटर कौन से नंबर का यूज करते हैं? 8 नंबर का हैगार डायलेटर यूज करते हैं। इसको हम इंटरनल ओस के अंदर से पास करवाते हैं। अगर ये इंटरनल ओस के अंदर से बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रेजिस्टेंस के पास हो गया, इंटरनल ओस के अंदर से चला गया बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रेजिस्टेंस के, तो समझ जाना सर्वाइकल इनकम्पिटेंस है नॉन प्रेग्नेंट फीमेल। या प्रेगनेंसी के अंदर तो हम नहीं कर सकते हैगार डायलेटर का यूज, बट नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में हम कर सकते हैं। समझ आ गई बात? और प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर अगर हो रहा है तो हम हिस्ट्री के बाद हम अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड के अंदर जो पैरामीटर भी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताए थे वो सारे के सारे यूज करते हैं। अगर हमें ये सारी बातें अच्छे से समझ आ गई है तो हम लोग अब मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं कि सर इस बीमारी का इलाज कैसे किया जाए, क्योंकि सर ये तो बड़ी खतरनाक बीमारी है। तो बच्चों याद रखना कि सर हमको इसके अंदर कुछ नहीं करना, सर्जरी करनी है। ठीक है, सर्जरी करनी होती है, सर्जरी डन करनी होती है सर्वाइकल सर्कलाज के अंदर, और सर्जरी ट्रांस वेजाइनल और ट्रांस एब्डोमिनल दोनों रूट से हो सकती है। ठीक है, और सर्जरी का जो नाम होता है वो होता है सर्वाइकल सर्कलाज। क्या नाम है? सर्वाइकल सर्कलाज, CERVICAL, सर्वाइकल CERCLAGE, सर्वाइकल सर्कलाज करवाना होता है हमको। सर्वाइकल सर्कलाज के अंदर जो हम मोस्ट कॉमन तरीका यूज करते हैं, मोस्ट कॉमन मेथड जो किए जाते हैं उनके नाम याद कर लो तुम लड्डुओं, ताकि तुम्हें गलती से पूछ लें कभी तो बता सकते हो। एक तो बहुत सिंपल सा नाम है, मैकडोनल्ड पिज्जा से याद हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं मैकडोनल्ड सर्कलाज, डोनाल्ड सर्कलाज, है ना। ये बर्गर के बहुत बड़े फैन थे, जो खपची थे, जो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बर्गर के नाम पे ही सर्कलाज का नाम रख दिया। मैकडोनल्ड सर्कलाज होता है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम किसी भी तरीके से इंटरनल ओस तक पहुंच जाएं और उसको बंद कर दें, उसको बंद कर दें। किसी भी तरीके से हम कोशिश करेंगे इंटरनल ओस तक पहुंच जाएं और उसको बंद कर दें हम। ठीक है, इसके अंदर हम लोग सूचरिंग करते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के सूचरिंग लगाते हैं इसके अंदर, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज सूचर लगा के हम इसको बंद करते हैं। आपको सिर्फ नाम याद रखना, आपको ये तरीका बिल्कुल नहीं सोचना है कैसे बंद करना है, सिर्फ आपको नाम याद रखना है। ठीक है, एक और होता है दूसरे टाइप का मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं शिरोडकार सर्कलाज, SHIRODKAR, शिरोडकार सर्कलाज, है ना। एक और मेथड है शिरोडकार सर्कलाज, इसके अंदर सर्वाइको वेजाइनल जंक्शन को कट किया जाता है, सूचर किया जाता है इंटरनल ओस को, नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर यूज करते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर फेलियर रेट बहुत कम होता है। ठीक है, आपको सिर्फ नाम याद करने हैं। कई बार नाम पूछ लेते हैं कि कौन से तरीके, इनमें से कौन सा तरीका सर्वाइकल सर्कलाज का है, या इनमें से कौन सा तरीका सर्वाइकल सर्कलाज का नहीं है। बस इस तरीके से नाम पूछे जाते हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा नाम है जिसके थ्रू, कौन सी सर्जरी का नाम है। मैकडोनल्ड क्या नाम है, कोई तुमसे कह दे कल को मैकडोनल्ड सर्कलाज क्या होता है, तुम ऐसे हाथ पकड़ के बैठ जाओगे, अरे ये कौन सा नाम आ गया, तो कभी पढ़ा ही नहीं था। तो बताना उसको, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस में सर्जरी की जाती है, ये मोस्ट कॉमन मेथड है ये जो यूज किए जाते हैं, मैकडोनल्ड सर्कलाज। क्या मेरी बात समझ आई? फिर तुमसे क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि आइडियल टाइम, सबसे अच्छा टाइम क्या है सर्जरी करने का? आइडियल टाइम, सबसे अच्छा टाइम क्या है फॉर सर्कलाज, है ना। क्या सबसे अच्छा टाइम है, सबसे अच्छा टाइम क्या है, आइडियल टाइम क्या है सर्कलाज करने का? बता के आना उसको भैया। 12 से 14 हफ्ते सबसे अच्छा टाइम होता है, जिस टाइम पे सेकेंड ट्राइमेस्टर में पहुंचने वाली होती है फीमेल, और उस टाइम पे हम सर्वाइकल सर्कलाज कर सकते हैं। बट क्या सर सिर्फ 12 से 14 हफ्ते तक ही सर्कलाज कर सकते हैं, के बाद नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कैन बी डन, कैन बी डन अप टू कब तक कर सकते हैं? 24 वीक्स तक कर सकते हैं, है ना। अप टू नहीं लिखना, अप टिल लिखना है। कैन बी डन अप टिल 24 वीक्स, बट नेवर डू बियॉन्ड 24 वीक्स। 24 हफ्ते के बाद कभी नहीं करनी है, उसके बाद सर्वाइकल सर्कलाज का कोई फायदा नहीं। मतलब मान लो कि पेशेंट तुम्हारे पास आया, 2 बार प्रेग्नेंट हो चुका था, दोनों बार प्रेगनेंसी लॉस हो चुकी थी उसकी,
है ना? और अब तुम्हारे पास आया है वो, अब तुम्हारे पास थर्ड टाइम प्रेग्नेंट हो गए, वो पेशेंट आया और वो तुम्हें ऐसी हिस्ट्री दे रहा है, तुमने अल्ट्रासाउंड कराया और तुम्हें पता लग गया पेशेंट को सर्वाइकल इनकम्पिटेंस है, फिर तुम फटाफट 12 से 14 हफ्ते पे पेशेंट का क्या कर दोगे, सर्कलाज कर दोगे। सर्कलाज में उसका सर्विक्स बांध देते हैं, कुल मिला के सर्विक्स लूज हो गया था, डायलेट हो गया था, उसको हमें टाइट करना है, बांधना है वापस से, ताकि प्रेगनेंसी बनी रहे। समझ आई बात, बच्चा बाहर ना आए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है। उसके अलावा जिन भी पेशेंट का सर्वाइकल सर्कलाज करते हैं उनको हमें प्रोजेस्टेरोन देना होता है 37 वीक्स के आसपास तक, है ना? 37 वीक्स तक हम प्रोजेस्टेरोन चलाते हैं इन पेशेंट्स का, ये बात याद रखना, सप्लीमेंट प्रोजेस्टेरोन देना होता है। ठीक है, ये बातें समझ आ गई, तो कुछ थोड़ी सी और छोटी मोटी बातें कर लेते हैं। सर कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ सर्कलाज, है ना? कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं जहाँ पे सर्कलाज करना ही नहीं होता, तो बच्चों याद रखना, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है सर्वाइकल सर्कलाज का? तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है किसी फीटस को कोई ग्रोस कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटी है ना? फीटस हैविंग ग्रोस कंजेनाइटल एनोमली, है ना? किसी पेशेंट को कोई ग्रोस कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटी है ना? अगर कोई ऐसी दिक्कत है, कोई कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटी है, ऐसी फीटस को ग्रोस कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटी है, तो उस कंडीशन में आपको सर्कलाज कभी नहीं करना। पेशेंट को CURR करंट पेल्विक इन्फेक्शन है ना? पेल्विक इन्फेक्शन है, तो आपको कभी रिस्क नहीं लेना सर्कलाज करने का। और पेशेंट की अगर मेम्ब्रेन्स मेम्ब्रेन्स रप्चर्ड हो चुकी है ना, उस कंडीशन में कभी सर्कलाज नहीं करना। प्लेसेंटा प्रीविया में भी सर्कलाज नहीं करते हैं, बट इमरजेंसी में कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। ठीक है, फिर तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्कलाज तो कर दिया तुमने, पेशेंट के स्टिचेस लगा दिए, बट तुम्हें स्टिचेस हटाने कब है? तो एक ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, टाइम टू रिमूव रिमूव स्टिचेस, है ना? कि कब हटाने हैं, टाँके कब हटाने हैं? तो टाँके हटाने का सबसे अच्छा टाइम होता है 37 वीक्स के ऊपर टाँके हटा देने होते हैं, ताकि पेशेंट डिलीवरी करवा पाए, डिलीवरी हो जाए उसकी। समझ गए बात? तो सर्कलाज कब नहीं करना? अगर फीटस को कोई कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटी है जो कि अल्ट्रासाउंड में पता लग जाती है, टीफा स्कैन में कोई करंट पेल्विक इन्फेक्शन है, कोई मेम्ब्रेन्स रप्चर हो गई है, उस कंडीशन में कभी भी सर्कलाज नहीं करवाना है। और कभी भी स्टिचेस को रिमूव करने का सबसे अच्छा टाइम, स्टिचेस लगाए थे ना आपने 12 से 14 हफ्ते पे, तो उसको हटाना भी तो पड़ेगा। तो स्टिचेस रिमूव करने का सबसे अच्छा टाइम क्या होता है बच्चों? स्टिचेस रिमूव करने का सबसे अच्छा टाइम होता है 37 वीक्स, जब आपको स्टिचेस को क्या करना है, रिमूव करना है। कर लोगे यहाँ तक? कोई दिक्कत? यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी। चलें आगे, आगे बढ़े हैं, आगे बढ़े, बढ़े क्या आगे? चलो, ये आप लोगों का यहाँ पे हो गया अबॉर्शन पार्ट 2 कंप्लीट। ठीक है, पार्ट 2 अबॉर्शन का कंप्लीट हो गया है यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से। और बाकी अब आगे की बातें करेंगे पार्ट 3 के अंदर। आगे की बातें पार्ट 3 ऑफ अबॉर्शन के अंदर करेंगे ना, अबॉर्शन पार्ट 3 के अंदर करेंगे। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, जुड़ते रहिए, और अगला पार्ट देखना मत भूलिएगा, टू बी कंटिन्यू रहेगा ये पार्ट 3 ऑफ अबॉर्शन भी जल्दी आपको अपलोड हो जाएगा और मिल जाएगी वीडियोस, है ना? जल्दी से जल्दी सिलेबस पूरा करो अपना, फिर अपने क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करेंगे, बहुत शानदार शानदार, और सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा तुम्हें ना, जो भी बच्चे नोट सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और सारे के सारे बच्चे जो भी वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा, और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना मत भूलिएगा, चंदन00, जहाँ पे आप लोगों को मिलेगी बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, तो बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। डेली प्रैक्टिस हो रहे हैं, डेली प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं, है ना? एक बड़ा सा बैंक बना दिया है क्वेश्चंस का, जहाँ पे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। ऐसे ही जुड़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे साथ पढ़ते रहिए, है ना, चंदन शर्मा के साथ, और जल्दी से नोट चेक करिए। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन, जिसमें बहुत सारी बातें पढ़ने वाली है और बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी बच्चों, थैंक यू सो मच।